नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी नरेश बंसल निर्विरोध हुए निर्वाचित। बंसल ने कहा, राज्यसभा में प्रमुखता से उठाएंगे राज्य और राज्यवासियों के हितों से जुड़े मुद्दे। मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यान और रेशम विकास विभाग की समीक्षा की। किसानों को लाभकारी खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने के दिए निर्देश। लॉकडाउन के बाद आज सोमवार को करीब 7 महीने बाद प्रदेश भर में खुले स्कूल। 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं ने जताई खुशी। ऑनलाइन क्लास भी रही जारी। और सिंचाई मंत्री ने नई टिहरी में 4 करोड़ 35 लाख रुपए की 6 योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार टिहरी को विश्व पर्यटन के मानचित्र में लाने का कर रही प्रयास। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए चुनाव में एकमात्र भाजपा प्रत्याशी नरेश बंसल आज निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया के तहत सोमवार को नाम वापसी की तिथि थी। निर्धारित समय गुजरने के बाद विधानसभा के प्रभारी सचिव एवं रिटर्निंग अफसर मुकेश सिंघल ने भाजपा प्रत्याशी के निर्वाचन की घोषणा की। घोषणा के बाद नरेश बंसल ने निर्वाचन प्रमाण पत्र लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। राज्यसभा में राज्य और राज्यवासियों के हितों से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाएंगे। जो केंद्र की फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो तेजी के साथ काम करें, समय से काम करें, राज्य की प्रगति हो। इस सब के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में जो एक सेतु का काम सांसद को करना चाहिए वो मैं करने का प्रयास करूंगा। कोरोना संक्रमण के चलते लागू हुए लॉकडाउन के बाद आज सोमवार को करीब 7 महीने बाद प्रदेश भर में स्कूल दोबारा खुल गए हैं। फिलहाल केवल बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए ही स्कूल खोले गए हैं। पहले दिन स्कूल पहुंचे छात्र छात्राएं काफी खुश नजर आए। हालांकि स्कूल पहुंचने वाले छात्रों की संख्या कम ही रही। देहरादून के फूलचंद नारी शिल्प मंदिर कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य मंजू रावत ने बताया कि स्कूल में आज उन्हीं छात्राओं को प्रवेश दिया गया है जो अभिभावक द्वारा अनुमति पत्र लेकर आई थीं। जिनके पास अनुमति पत्र नहीं था उन्हें आज वापस भेजा गया। उन्होंने बताया कि क्लासरूम के साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई भी चालू रहेगी। 12th क्लास के तो बच्चे आए हैं और उन बच्चों को, जो भी बच्चे यहाँ पर आए हैं, उनको हमने थर्मल स्कैनिंग उनकी जो है गेट पर करवा दी है। गेट पर टेम्परेचर देखने के बाद ही बच्चों को अभिभावकों के द्वारा दिए गए संस्तुति पत्र के साथ ही विद्यालय में एंटर कराया गया। कक्षाएं जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार सीट्स लगी हुई हैं। सारी शिक्षिकाएं वादन के अनुसार ही नियमित सारणी यहाँ पर दी गई है और उसके अनुसार ही शिक्षिकाएं पढ़ा रही हैं। वहीं गढ़वाल मंडल के पौड़ी मुख्यालय में शिक्षण कार्य शुरू किए जाने से पूर्व क्लासरूम को सैनिटाइज किया गया। स्कूल पहुंचे छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत क्लासरूम में बैठाया गया। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं भी संचालित की गई। शिक्षकों का कहना है कि ऑनलाइन क्लास का अनुभव नया था। वहीं छात्रों ने क्लासरूम की पढ़ाई को ऑनलाइन के मुकाबले ज्यादा प्रभावी बताया। पहले तो हम घर पे ऑनलाइन पढ़ाई करते थे, लेकिन हमारी पढ़ाई उस प्रकार से हो नहीं पा रही थी जिस प्रकार से हम स्कूल पे करते थे। कभी घर में काम हो जाता था तो किसी के पास फ़ोन नहीं रहता था। लेकिन अब विद्यालय खुल गए तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस प्रकार से हमारे अब बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं तो शायद हमें उसकी अब अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और विद्यालय में जिस प्रकार से हमारी पढ़ाई शुरू होती थी उसी प्रकार से हमारी पढ़ाई होनी चाहिए। वहीं कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले में स्कूल पहुंचने वाले छात्र छात्राओं की संख्या बेहद कम रही, लेकिन स्कूल पहुंचने वाले छात्र बेहद खुश नजर आए। आज स्कूल आए विद्यार्थियों की पहली थर्मल स्क्रीनिंग की गई। उसके बाद उनकी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर पढ़ाई शुरू हुई। क्या तो अच्छा लग रहा है कि हाँ पढ़ाई हो रही है, हम कुछ कर सकते हैं। मतलब पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, उसको भरपाई करनी पड़ेगी। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अब ज़्यादा, और पढ़ाई का टाइम बढ़ाना पड़ेगा हमें अगर कोर्स कंप्लीट करना।
स्कूल बहुत दिनों बाद खुला है, हमें अच्छा लग रहा है। कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन लगा था इसमें हमारे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कोविड-19 के लगभग अब हमें सारे नियमों को फॉलो करना है। इसके साथ साथ हमें पढ़ाई भी करनी है और सैनिटाइज़र का उपयोग करना है। साथ ही साबुन से रोज़ाना नियमित हाथ धोने हैं। स्कूल खोलने पर शिक्षकों का कहना है कि वे भी अब अतिरिक्त समय देकर छात्रों की पढ़ाई पूरी कराने की कोशिश करेंगे। उन्होंने सभी छात्रों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का प्रयोग करने की सलाह दी। कक्षा में 15 अधिकतम 15 बच्चों को बैठाने की व्यवस्था की गई है और प्रत्येक कक्षा को हमने 2-2, 3-3 सेक्शंस में बांट दिया है और टाइम टेबल बना दिया है और उसी के अनुसार हमारे शिक्षक जो है पठन पाठन का कार्य इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज कृषि, उद्यान और रेशम विकास विभाग की समीक्षा की। उन्होंने राज्य में सेब, नाशपाती सहित अन्य फलों के बागों के पुनर्जीवीकरण और विस्तारीकरण के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया है। इस समिति में भरसार विश्वविद्यालय और जीबी पंत विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल होंगे। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए स्किल डेवलपमेंट की योजना बनाई जाए, फार्म मशीनरी बैंक और माइक्रो इरिगेशन का लाभ अधिकतम गांव तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों से खेती को होने वाले नुकसान का सर्वे कर किसानों को राहत पहुंचाने के लिए तार बाड़ और दीवार बनाने का काम प्राथमिकता से किया जाए। मुख्यमंत्री ने नमामि गंगे के तहत गंगा किनारे जैविक कृषि के लिए चयनित गांव में मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि राज्य में किसानों को लाभकारी खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हरिद्वार में बहुत से किसानों ने गन्ने की खेती के स्थान पर लेमन ग्रास की खेती शुरू की है। उन्हें इसकी अच्छी कीमत भी मिल रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपनी सरकार ऑनलाइन सर्विस पोर्टल में लगभग 250 सेवाओं को शामिल किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अपनी सरकार एवं सेवा के अधिकार के संबंध में बैठकें आयोजित की जा रही हैं। अभी तक राजस्व विभाग, गृह विभाग, एमडीडीए और अन्य जिला विकास प्राधिकरणों के साथ बैठक हो चुकी है। उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं सहित लगभग 250 सेवाओं को अपनी सरकार पोर्टल के अंतर्गत 3 महीने में जनता के लिए उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने आज जिला मुख्यालय नई टिहरी में 435.99 लाख रुपए की 6 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सतपाल महाराज ने कहा कि पहाड़ में पहाड़ जैसी समस्याएं हैं, जिनका निस्तारण करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि विस्थापन संबंधी प्रकरणों के निस्तारण हेतु कमिश्नर गढ़वाल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। आगामी 5 नवंबर को आयोजित बैठक में रौलाकोट के 415 परिवारों के विस्थापन के प्रकरण को भी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जो प्रकरण केंद्र सरकार स्तर से निस्तारित होने हैं, उसके लिए प्रतिनिधि मंडल शीघ्र ही केंद्रीय मंत्रियों से मिलने जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार टिहरी जिले को विश्व पर्यटन के नक्शे पर लाने का प्रयास कर रही है और निश्चित रूप में परमिशन लेने के बाद इनको चलाया जाएगा, संचालित किया जाएगा और यहाँ पर पूरा उसके लिए मरीना भी बनाया जा रहा है। और मेरे संज्ञान में भी आया कि जो वो डैम है, डैम के ऊपर से 7 बजे के बाद शायद कोई वाहन नहीं जा रहा है, तो उसको भी हम 8 बजे के बाद तो उसको भी हम थोड़ा सा बढ़ाने का काम करेंगे और गृह मंत्री जी से कहेंगे कि भाई उसमें अनुमति दी जाए, ताकि कुछ जो आदमी बीमार आदमी होते हैं और जिनको चिकित्सा की आवश्यकता होती है उन वाहनों को दिया जाए। जौली ग्रैंड एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के दौरान पेड़ों के कटान के विरोध के बीच केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य सरकार को सुझाव भरा पत्र जारी किया है। सहायक महानिरीक्षक वन की तरफ से उत्तराखंड शासन के अपर सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए उत्तरी क्षेत्र की भूमि में स्थान तलाशना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से पत्र में कहा गया है कि एयरपोर्ट के रनवे और नदी के बीच के भाग का वन क्षेत्र मध्यम सघन है। इसी भाग पर प्रस्तावित लगभग 87 हेक्टेयर भूमि में से 47 हेक्टेयर में पेड़ों का कटान किया जाना है। यहां वन्य जीवों की आवाजाही रहती है।
कांसरो बड़कोट एलिफेंट कॉरिडोर यहां से महज 5 किलोमीटर के दायरे में है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क और टाइगर रिजर्व भी यहां से 10 किलोमीटर के दायरे में है। ऐसे में एयरपोर्ट के इस भाग का विस्तारीकरण किए जाने से वन्य जीव प्रभावित होने का खतरा है, लिहाजा सरकार को इस तरह की किसी भी कार्रवाई से बचना चाहिए। वहीं इस मामले में राज्य के वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि एयरपोर्ट का विस्तार सामरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण के हिसाब से राष्ट्रहित में है। देहरादून एयरपोर्ट का विस्तार उत्तराखंड के हित में है, सामरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी नेपाल से, चाइना से हमारी सीमाएं लगती हैं। इसलिए देहरादून एयरपोर्ट का विस्तार राष्ट्रहित में है और राष्ट्रहित से सर्वोपरि देश के लिए दूसरी बात नहीं हो सकती है, और इसलिए उत्तराखंड के विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार गुजरात की तर्ज पर सी प्लेन की सेवाएं शुरू करने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इस योजना के तहत पहले चरण में टिहरी जिले का चयन किया गया है। पंतनगर एयरपोर्ट के निदेशक एसके सिंह ने बताया कि वाटर एरोड्रोम अथॉरिटी का ये प्रोजेक्ट है, जिसके तहत टिहरी को चिन्हित किया गया है। इसमें 3 फेज मल्टी सर्वे देखा जा रहा है। इस संबंध में अभी हाल ही में देहरादून में एक मीटिंग हुई थी। उन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े रनवे बनाना कठिन होता है, वहां के लिए ये परियोजना काफी उपयोगी साबित होगी। इससे दूसरे प्रदेशों से सीधा संपर्क और बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों और शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ने के कारण पर्यटन गतिविधियां भी बढ़ेंगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। वाटर एरोड्रोम का जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम है। उत्तराखंड में पहला जो वाटर एरोड्रोम बनने के लिए टिहरी को लोकेट किया गया है। इसमें जनरेट होंगे, डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और टूरिज्म जनरेट होगा वहाँ पे। तो जो आसपास का जो एरिया है वहाँ बेटर कनेक्टिविटी होने से ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे, जैसा और एयरपोर्ट्स पे होता है। कनेक्टिविटी होने से जो अभी हिली एरिया में लोग आराम से नहीं पहुँच पाते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है, कम समय में और ज़्यादा चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे और इससे टूरिज्म का और विकास होगा। 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष इंदु कुमार पांडे ने आज चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने सुविधाओं के विकास हेतु जनप्रतिनिधियों, सदस्यों एवं अधिकारियों से सुझाव लिए। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जो मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर अपनी संस्तुतियां राज्य सरकार को देती है। उन्होंने बताया कि स्थानीय परिस्थितियों एवं जरूरतों के हिसाब से ही योजनाएं बनाई जाएं। उन्होंने बताया कि अपने सुझाव या प्रत्यावेदन वित्त आयोग की ईमेल पर भी भेजे जा सकते हैं। राज्य वित्त आयोग की ओर से आज इस क्षेत्र के जो नगर पालिकाएं और नगर पंचायतें हैं और उसके बाद अभी जिला पंचायतों से विचार विमर्श हुआ है। उनकी जो उनका दृष्टिकोण है, जो उनकी ओर से समस्याएं हैं, जो उनका अपना ज्ञापन है, वो उन्होंने अपने विचार भी रखे और लिखित ज्ञापन भी दिया है। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव भी दिए। नगर व जिले से संबंधित कई समस्याओं की ओर वित्त आयोग का ध्यान आकृष्ट किया, साथ ही प्रत्यावेदन भी सौंपे। हमारे जो सदस्यगण सब लोग आए थे, सबने सुझाव रखे कि हमारे अकॉर्डिंग यहाँ वित्त जो 15% आ रहा, कम से कम 50% किया जाए। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें और उत्तराखंड की खबरों के लिए हमारे साथ आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको एक बार फिर बता दें, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।